तो चलिए, अभी तक हमने एग्जांपल्स देखे जहां पर कि P और Q दो सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करते हुए करेक्टिव्स थे। अब ऐसा हो सकता है कि दो की जगह तीन स्टेटमेंट हो, चार स्टेटमेंट हो, तब हमें उनकी इंप्लीकेशंस कैसे निकालनी चाहिए। एग्जाम्पल देखें, इफ इंडिया वॉन्ट्स टू विन द मैच देन विराट और रोहित मस्ट हिट अ सेंचुरी। अब देखें ना, यहां पर ये P बना, इफ इंडिया वॉन्ट्स टू विन द मैच P, देन विराट बना Q और रोहित बना R। ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट हुआ इफ P हैपेंस देन Q और R विल फॉलो। तो देखिए यहां पे Q और R को हम कंबाइन कर देते हैं और इसको बना देते हैं X। अब हमारी स्टेटमेंट का फॉर्मेट हो गया इफ P हैपेंस देन X फॉलोस। अब Q की जगह X आ गया, कोई बात नहीं, हमें पता है कि हमारी फर्स्ट इंप्लीकेशन क्या है, P इंप्लाइज X, और सेकेंड इंप्लीकेशन क्या है, नेगेशन X इंप्लाइज नेगेशन P। अब इसे जरा खोलते हैं, यहां पर इसे भी खोलते हैं और स्टेटमेंट देखते हैं क्या बन के आती है। P इंप्लाइज X की जगह आप यहां पर ले लें Q और R, क्योंकि आपने इसे X लिया था। Q और R, ये हो गई पहली इंप्लीकेशन। सेकेंड इंप्लीकेशन नेगेशन X। देखिए नेगेशन X में यहां पर ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ X, क्या बनाया हमने, Q और R इंप्लाइज नेगेशन P। अब यहां पर आपको ये जानना आवश्यक है, राइट साइड में देखें कि नेगेशन ऑफ और इज एंड, नेगेशन ऑफ एंड इज और का उल्टा एंड का उल्टा और। तो देखिए इसको यहां पर अगर आप नेगेशन ऑफ Q लेते हैं और फिर नेगेशन ऑफ और लेते हैं तो ये बना एंड, और फिर लास्टली आप नेगेशन ऑफ R लेते हैं तो दिस विल इंप्लाइज, यहां से आ गया नेगेशन ऑफ P। तो ये आई जी आपकी मेन इंप्लीकेशंस। ये दोनों जो हैं ये हैं मेन इंप्लीकेशंस। अब क्योंकि इसमें और लगा हुआ है तो इसका मतलब वो भी चांसेस हैं सब इंप्लीकेशंस निकल कर आए, क्योंकि जब और होता है तब चॉइस होती है कम से कम एक। P happens means at least one out of Q or R will definitely follow। पढ़ के देखते हैं, India won the match means either विराट और रोहित must have hit a century। इंडिया मैच जीत गई मतलब विराट और रोहित में से कम एक व्यक्ति ने सेंचुरी मारी है। कम से कम एक ने बनाई है सेंचुरी, तो इसका मतलब दोनों भी बना सकते हैं। और दूसरा, ना तो विराट और ना ही रोहित ने सेंचुरी बनाई, इसका मतलब इंडिया डिड नॉट विन द मैच। अब ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपको तीन स्टेटमेंट दिख रही हैं, P, Q और R, और वर्ड दिया गया है, तो ऐसे में आपको मैं एक रूल बता रहा हूं, उसका ध्यान रखें ताकि आगे जाकर भी आप ऐसे क्वेश्चंस के इंप्लीकेशंस आसानी से निकाल सकें। देखिए ये वर्ड है और, ये या तो इंप्लीकेशन मार्क के लेफ्ट हैंड साइड में होगा या फिर इंप्लीकेशन मार्क के राइट हैंड साइड में होगा। देखिए ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो अगर और का सिंबल लेफ्ट हैंड साइड में है तो जिन दो स्टेटमेंट्स के बीच में और का सिंबल लगता है उनके बीच में आप ले लें 3 पॉसिबिलिटीज। और अगर और का सिंबल इंप्लीकेशन मार्क के राइट हैंड साइड में है तो उन दो स्टेटमेंट्स के बीच में जिनके बीच में और शब्द लगा हुआ है उनके बीच में आप ले लें 2 इंप्लीकेशंस। इसे याद रख लें, सारे काम बन जाएंगे। तो चलिए यहां पर अगर हम देखें तो ये जो और का सिंबल लगा है ये इंप्लीकेशन मार्क के राइट हैंड साइड में लगा है। तो राइट हैंड साइड में अगर इंप्लीकेशन मार्क के और शब्द लगा है तो क्या मिलेंगे, 2 इंप्लीकेशंस। तो देखिए P इंप्लाइज Q और R, ये 2 इंप्लीकेशंस लिखनी कैसी हैं, इन्हें लिखते हुए ये P जो है इसे तो वैसे ही लिख लें, इंप्लीकेशन मार्क की जगह आ जाएगा एम्परसैंड या एंड का निशान, और Q और R के बीच में जैसा कि हम जानते हैं
दो इंप्लीकेशंस ले लें। अब क्यू और आर की इंप्लीकेशंस क्या होंगी? नेगेशन क्यू इंप्लाइज आर, नेगेशन आर इंप्लाइज क्यू। जैसे पी और क्यू की नेगेशन पी इंप्लाइज क्यू, नेगेशन क्यू इंप्लाइज पी थी, वैसे ही क्यू और आर की नेगेशन क्यू इंप्लाइज आर, नेगेशन आर इंप्लाइज क्यू, ये इंप्लीकेशंस बन जाएंगी। चलिए इसे पढ़ के देखते हैं। इंडिया वन द मैच एंड विराट डिड नॉट हिट अ सेंचुरी मीन्स रोहित डिड। Because if India wants to win the match, then at least one out of Virat or Rohit must have hit a century. तो इंडिया मैच जीत गया और विराट ने सेंचुरी नहीं बनाई, तो पक्की बात रोहित ने बनाई है। इंडिया वन द मैच एंड रोहित डिड नॉट हिट अ सेंचुरी मीन्स फॉर श्योर विराट हिट अ सेंचुरी। तो ये दो सब इंप्लीकेशंस निकल कर आती हैं फर्स्ट इंप्लीकेशन से। नेक्स्ट टाइप देखिए। If India wants to win the match बना P, then Virat, Q and Rohit must hit a century. तो ये फॉर्म बनी if P happens, then both Q and R must follow. तो फिर वही बात हुई जी, Q and R इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके आप X लिख दीजिए। तो अब आपकी स्टेटमेंट रिड्यूस हो गई if P देन एक्स फॉर्म में। अब इसके पहले इंप्लीकेशन जैसा कि आप जानते हैं, इफ स्टेटमेंट के लिए P इंप्लाइज X और दूसरा नेगेशन X इंप्लाइज नेगेशन P। आइए दोनों स्टेटमेंट्स को जरा खोल के देखते हैं। P इंप्लाइज X की जगह क्या आ जाएगा यहां पर? Q एंड R। ये तो बन गई पहली इंप्लीकेशन। पढ़ के देखें। India won the match means both Virat and Rohit must have hit a century. इंडिया मैच जीत गया तो इसका मतलब दोनों विराट और रोहित दोनों ने सेंचुरी बनाई होगी, पक्की बात। सेकंड देखें, नेगेशन एक्स। अब एक्स यहां पर क्या है? Q एंड R। इसका नेगेशन लें, क्या आया? नेगेशन Q, नेगेशन ऑफ एंड इज और negation of R is negation R. Negation of Q or negation of R implies negation of P. ये बन गई आपकी दो मेन implications। देखिए अभी भी और जो है वो implication मार्क के लेफ्ट हैंड साइड में है, और जब भी implication मार्क के लेफ्ट हैंड साइड में और साइन होता है तो दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में तीन पॉसिबिलिटीज ली जाती हैं। सीधी बात, या तो Q नहीं होगा या फिर R नहीं होगा, दोनों में से एक चीज नहीं होगी तो हमारा रिजल्ट पक्की बात आएगा कि P नहीं होगा। तो इनमें से कम एक चीज नहीं होनी चाहिए। तो मान लेते हैं Q did not happen but R did, R did not happen but Q did, both Q and R did not happen, in each case negation P will be the result। पढ़ के देखिए, negation Q and R, विराट डिड नॉट हिट सेंचुरी बट रोहित डिड। दोनों में से एक ने सेंचुरी मारी है, विराट ने मार दी, रोहित ने नहीं। तो इसका मतलब इंडिया विल नॉट विन द मैच। क्यों? क्योंकि इफ इंडिया वांट्स टू विन द मैच देन बोथ विराट एंड रोहित मस्ट हिट अ सेंचुरी। दोनों को बनानी होगी। अगर दोनों में से एक ने भी सेंचुरी अगर नहीं बनाई तो इसका मतलब इंडिया विल नॉट बी एबल टू विन द मैच। और यही यहां पर हुआ है। देखिए यहां पर विराट ने सेंचुरी नहीं बनाई, यहां पर रोहित ने सेंचुरी नहीं बनाई, और यहां पर दोनों ने सेंचुरी नहीं बनाई। तो तीनों केसेस में रिजल्ट क्या होगा? इंडिया विल नॉट विन द मैच। सो दीज आर योर सब implications which are arising from the second main implication, और की वजह से। आगे चलते हैं। इफ विराट और रोहित हिट अ सेंचुरी, ये आ गया P और ये हुआ Q और बीच में लग गया और, देन इंडिया विल विन द मैच, ये आ गया R। अब जो स्टेटमेंट आ रही है वो बनी है इफ P और Q happens then R will follow। मतलब P और Q में से कम एक हो गया, मतलब विराट और रोहित में से कम एक व्यक्ति ने अगर सेंचुरी बना दी देन इंडिया विल विन द मैच। कम से कम एक ने सेंचुरी बनाई मतलब दोनों भी बना सकते हैं, ठीक। खैर फॉर द टाइम बीइंग P और Q को हम ले लेते हैं X। अब हमारी स्टेटमेंट रिड्यूस हो गई इफ X देन R फॉर्मेट पे। तो पहला इंप्लीकेशन X इंप्लाइज R, और दूसरा इंप्लीकेशन
नेगेशन आर इंप्लाइज नेगेशन एक्स। चलिए दोनों को खोलते हैं। भाई एक्स क्या है यहां से देखें, एक्स इंप्लाइज आर है, तो पी और क्यू इंप्लाइज आर, ये तो बनी आपकी फर्स्ट इंप्लीकेशन। नेगेशन आर इंप्लाइज नेगेशन एक्स, तो नेगेशन एक्स क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। नेगेशन ऑफ पी और क्यू क्या बन जाता है, अब तक मालूम पड़ जाना चाहिए, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। पढ़ के देखते हैं। आइदर विराट और रोहित हैज हिट अ सेंचुरी, दोनों में से एक ने सेंचुरी बनाई, देन इंडिया विल विन द मैच। नाउ इंडिया डिड नॉट विन द मैच, सेकेंड इंप्लीकेशन में है, दैट मीन्स नाइदर विराट नॉर रोहित hit a century. At least one of them would have hit a century. India would have won the match. खैर जी, यहां पर फिर देखें और की पोजीशनिंग विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीकेशन मार्क कहां पर आ रहा है, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या प्राप्त होगा, 3 पॉसिबिलिटीज, और वो 3 पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, P happens, Q doesn't, Q happens, P doesn't, both P and Q happen. In each case, our result will be R. पढ़ के देखें, विराट हिट अ सेंचुरी बट रोहित डिड नॉट, मतलब दोनों में से एक ने तो सेंचुरी बना दी, सो इंडिया विल विन द मैच। रोहित हिट अ सेंचुरी एंड विराट डिड नॉट, मीन्स इंडिया विल विन द मैच। बोथ विराट एंड रोहित हिट अ सेंचुरी, मीन्स एनी हाउ इंडिया विल विन द मैच। तो ये आई आपकी सब इंप्लीकेशंस और ये 2 बनी आपकी मेन इंप्लीकेशंस। अगला देखें, ये नेक्स्ट टाइप है इफ पी देन क्यू के कंपाउंड स्टेटमेंट्स का, 3 स्टेटमेंट्स के साथ में। इफ विराट एंड रोहित, क्या बना, पी एंड क्यू, इफ पी एंड क्यू देन इंडिया विल विन द मैच आर। तो ये फॉर्मेट आया आपका, इफ पी एंड क्यू देन आर। अगर तो दोनों विराट और रोहित दोनों सेंचुरी बनाएंगे तो इंडिया विल विन द मैच। तो एक बार फिर देखने पर मालूम पड़ता है, पी एंड क्यू को कंबाइन कीजिए, एक्स बनाइए, जो भी 2 स्टेटमेंट्स के बीच में और लगा हो या एंड लगा हो उसे आप एक सिंगल स्टेटमेंट बना दीजिए। तो ये स्टेटमेंट बन गई, इफ एक्स हैपेंस देन आर विल फॉलो। पहला इंप्लीकेशन एक्स इंप्लाइज आर, और दूसरा इंप्लीकेशन नेगेशन आर इंप्लाइज नेगेशन एक्स। इसे खोलें, एक्स क्या है यहां पर, P and Q. So if both P and Q happen, then R will follow. उल्टा करें, negation R implies negation X. Negation X क्या हुआ, negation of P and Q. इसे खोले, negation of P और negation of Q. तो ये दोनों आ गई आपकी मेन इंप्लीकेशंस। पढ़ के देखें इसे, P and Q implies R. Both Virat and Rohit have hit a century. Means India will win the match. Now India did not win the match. Means at least one out of Virat or Rohit has not hit a century. या तो विराट ने सेंचुरी नहीं बनाई या फिर रोहित ने सेंचुरी नहीं बनाई, क्योंकि सेंचुरी तो दोनों को बनानी थी अगर इंडिया को मैच जीतना था तो। खैर जी, ये दोनों बाज तो आते नहीं हैं, इसीलिए वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस जब मैटर करता था तो उस दिन हुआ नहीं, दोनों ही 1 रन पे आउट हो गए, बड़ा दुख हुआ, कोशिश अच्छी थी। खैर जी, और देखें, इंप्लीकेशन मार्क के राइट हैंड साइड में है, तो क्या मिलेगा, 2 इंप्लीकेशंस बिटवीन नेगेशन पी और नेगेशन क्यू में। तो ये 2 इंप्लीकेशंस में आप क्या करेंगे, तो इसे ऐसे ही रखते हैं, नेगेशन आर, और इंप्लीकेशन साइन क्या बन जाएगा, एम्परसैंड। और नेगेशन पी और नेगेशन क्यू की इंप्लीकेशंस क्या होंगी, P implies negation Q, Q implies negation P. अब देखिए, ये है आपकी 2 implications। अब ये बात जान लीजिए कि अगर मैं implications की बात करूं तो P और Q, इसकी implications क्या होती है, negation P implies Q, negation Q implies P। और अगर मुझे implications चाहिए negation P और negation Q, तो इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, P implies negation Q, Q implies negation P।
भाई सीधी बात है, जो यहां पर है वही राइट साइड में आएगा ना। अब ये नेगेटेड है तो इसे राइट साइड में आना पड़ेगा, और नेगेशन की नेगेशन लेंगे तो वो तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसलिए P इंप्लाइज नेगेशन Q एंड Q इंप्लाइज नेगेशन P। ये हमने यहां पर इंप्लीकेशन लिए। तो ये आ गई आपकी दो सब इंप्लीकेशंस। चलिए, अभी हमने बात की थी कुछ इंप्लीकेशंस की कंपाउंड कनेक्टिव्स में। तो वो टाइप्स कुछ इस तरह से है, देखें आप। इफ P और Q then R, if P and Q then R। देखिए, if P and Q then R। अब इसी तरह से हमारी बात हुई if P then Q और R, if P then Q and R। तो ये if P then Q और R, ये if P then Q and R। तो ये टोटल 1 2 3 4 4 टाइप्स है सिर्फ if P then Q और R, Q and R, या if P और Q then R, if P and Q then R की। तो याद करने वाली कोई बात नहीं है इनकी इंप्लीकेशंस। आपको बस सिर्फ P इंप्लाइज Q, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P पता है। जहां पर P और Q आ गया कंबाइन करके X कर दीजिए, जहां Q एंड R आ गया कंबाइन करके X कर दीजिए, बाकी इंप्लीकेशंस वहीं पे निकल जाएंगे। आइए ऐसे ही बात करते हैं अनलेस के लिए। अनलेस विराट और रोहित हिट अ सेंचुरी, इंडिया विल नॉट विन द मैच। तो ये फॉर्म क्या बन गई? अनलेस P और Q देन R। अब यहां पर P और Q जो है ये बनेगा X, कंबाइन हो जाएगा। तो अब स्टेटमेंट का फॉर्म हो गया अनलेस X देन R। आप जानते हैं अनलेस की इंप्लीकेशन जो है वो आइदर और के समान होती हैं। सो नेगेशन X इंप्लाइज R, नेगेशन R इंप्लाइज X। चलिए इन्हें खोलते हैं। नेगेशन X, ये देखिए P और Q की नेगेशन क्या बन जाएगी? नेगेशन P एंड नेगेशन Q इंप्लाइज R। ये हुई आपकी पहली इंप्लीकेशन। और नेगेशन R इंप्लाइज X क्या आ जाएगा? P और Q। तो ये देखें आप एक बार फिर से और की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द इंप्लीकेशन मार्क कहां पर है? ये RHS में है, इंप्लीकेशन मार्क के राइट हैंड साइड में है। तो क्या मिलेंगे हमें? दो इंप्लीकेशंस। तो चलिए नेगेशन R तो हम वैसे ही रख देते हैं, और इंप्लीकेशन मार्क की जगह आ जाता है एम्परसैंड, और P और Q की आ जाती है दो इंप्लीकेशंस। क्या होती है? नेगेशन P इंप्लाइज Q, नेगेशन Q इंप्लाइज P। तो ये P और Q की इंप्लीकेशंस आ गई। तो ये बन गई सब इंप्लीकेशन। पढ़ के देखें। सी अनलेस विराट और रोहित हिट अ सेंचुरी, जब तक विराट और रोहित में से कम एक सेंचुरी नहीं मारता है या सेंचुरी नहीं बनाता है, इंडिया विल नॉट विन द मैच। देखिए, विराट ने सेंचुरी नहीं बनाई, रोहित ने भी सेंचुरी नहीं बनाई, सो इंडिया डिड नॉट विन द मैच। आर जो है वो अपने आप में नेगेटिव है। इंडिया वन द मैच। भाई इंडिया विल नॉट विन द मैच का उल्टा क्या हुआ? इंडिया won the match, या India will win the match means either Virat or Rohit must have hit a century. So India won the match and Virat did not hit a century means Rohit did. India won the match and Rohit did not hit a century means Virat did. तो ये implications आ गई unless की। अगला देखें, unless both Virat and Rohit, P and Q hit a century, इंडिया विल नॉट विन द मैच। फॉर्म क्या हुआ? अनलेस P एंड Q देन R। एक बार फिर P एंड Q को कंबाइन करें, X बनाए। फॉर्मेट क्या बना जी? अनलेस X देन R। इंप्लीकेशंस क्या आई? नेगेशन X इंप्लाइज R, नेगेशन R इंप्लाइज X। इन्हें खोले। नेगेशन X, अब देखिए X तो ये है, इसको नेगेट कीजिए। नेगेशन P और
negation Q implies R. negation R implies X को खोलें, negation R implies P and Q. ये हो गई सेकेंड इंप्लीकेशन। एक बार फिर और की पोजीशन एम्परसैंड के कंपैरिजन में लेफ्ट हैंड साइड मतलब 3 पॉसिबिलिटीज, या तो P नहीं होगा या Q नहीं होगा, तो रिजल्ट दोनों में से अगर एक भी नहीं हुआ तो रिजल्ट R होना चाहिए। तो P does not happen and Q happen, Q does not happen and P happen, both P and Q do not happen, each case result will be R. तो ये implications हैं unless P and Q then R की। अब देखिए ये बुमराह को भी हमें लेकर आना पड़ा। Unless बुमराह takes 5 wickets, विराट और रोहित will not hit a century. So बुमराह बना P और विराट और रोहित बने Q और R। ये फॉर्मेट है स्टेटमेंट का, unless P then Q और R। Q और R को कंबाइन करके X बनाए, your statement gets reduced to the form unless P happens then X happens. First implication, negation P implies X. Second implication, negation X implies P. इन दोनों को ओपन करते हैं। अब negation P implies X तो ये रहा, यहीं से ले लो ना, Q और R, इसमें और आ गया देखिए, और negation X implies P. So negation X is negation Q and negation R implies P. एक बार फिर और की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीकेशन मार्क RHS, तो इसमें हमें 2 इंप्लीकेशंस और मिलेंगी। कौन कौन सी भाई? नेगेशन P तो वैसा ही रहेगा, इंप्लीकेशन की जगह आ गया एम्परसैंड, और Q और R की इंप्लीकेशंस, नेगेशन Q इंप्लाइज R, नेगेशन R इंप्लाइज Q। ये देखिए ये इंप्लीकेशंस हैं Q और R की। तो इस तरह से इसे एक बार पढ़ते हैं। नेगेशन P, बुमराह डिड नॉट टेक 5 विकेट्स, मींस विराट और रोहित विल नॉट हिट अ सेंचुरी। देखिए यहां पे विराट और रोहित विल नॉट हिट अ सेंचुरी जो है ना, ये नेगेटिव आ रहा है। तो विराट हिट अ सेंचुरी एंड रोहित हिट अ सेंचुरी, बोथ हिट अ सेंचुरी, मींस बुमराह टेक्स 5 विकेट्स। तो ये ऑलरेडी Q जो है वो नेगेटिव है, विराट डज नॉट हिट अ सेंचुरी, रोहित डज नॉट हिट अ सेंचुरी। इसका उल्टा क्या बन जाएगा? नेगेशन विराट डिड नॉट हिट अ सेंचुरी मतलब विराट हिट अ सेंचुरी, रोहित डिड नॉट हिट अ सेंचुरी का उल्टा रोहित हिट अ सेंचुरी। सो विराट एंड रोहित बोथ हिट अ सेंचुरी मींस बुमराह हैज टेकन 5 विकेट्स। अब ये इंप्लीकेशंस पढ़िए यहां पर। नेगेशन P एंड नेगेशन Q इंप्लाइज R। देखिए बुमराह डज नॉट टेक 5 विकेट्स बट रोहित हिट्स अ सेंचुरी मींस विराट डज नॉट हिट अ सेंचुरी। तो अनलेस बुमराह टेक्स 5 विकेट्स, विराट और रोहित विल नॉट हिट अ सेंचुरी। एक और फॉर्मेट आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अनलेस बुमराह टेक्स 5 विकेट्स बना P, विराट एंड रोहित विल नॉट हिट अ सेंचुरी। सो Q एंड R। फॉर्मेट क्या बना बताते चाहिए। अनलेस P, यस, देन Q एंड R। क्या करना चाहिए? Q एंड R को कंबाइन करके X बना दीजिए। क्या फॉर्मेट बन गया? रिड्यूस हो गया। अनलेस P देन X पे। फर्स्ट इंप्लीकेशन, नेगेशन P implies X. Next implication, negation X implies P. Open them. Negation P implies Q and R. ये हो गई पहली इंप्लीकेशन। और सेकेंड नेगेशन X, देखिए ये है X, इसको नेगेट करें, Q एंड R का उल्टा क्या होगा? नेगेशन Q और नेगेशन R implies P। तो आप फिर देख सकते हैं और जो है ये इंप्लीकेशन मार्क के LHS में है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। और वो 3 पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? नेगेशन Q एंड R, नेगेशन R एंड Q, नेगेशन Q एंड नेगेशन R। भाई दोनों में से या तो एक होगा या फिर दोनों ही होंगे। हर केस में रिजल्ट क्या आने वाला है? रिजल्ट आएगा P। हमें पता ही नहीं है
पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, इससे मतलब ही नहीं है। जो स्टेटमेंट यहां फिट हो गई उसे अपना आंसर बनाए। तीसरा कनेक्टिव, ओनली इफ विराट और रोहित हिट्स अ सेंचुरी, ओनली इफ पी और क्यू, देन इंडिया विल विन द मैच, आर। तो ये फॉर्म बना ओनली इफ पी और क्यू देन आर। तो चलिए जी, अनलेस की भी 4 टाइप्स हमने यहां डिस्कस करी। अनलेस पी और क्यू देन आर, unless P and Q then R, unless P then Q or R, unless P then Q and R। तो ये दो यहां 4 कंपाउंड कनेक्टिव्स हमने अनलेस के बनाए। तो यहां पर P और Q बन जाता है X and this gets reduced to only if X then R। only if P then Q का implications क्या थे? Q implies P, negation P implies negation Q। तो Q implies P, यहां पर हम ले लेंगे R implies X, और दूसरा negation X implies negation R। दोनों स्टेटमेंट्स को खोलते हैं। R implies X, X तो यहां आ गया, क्या है X, P और Q। negation X implies negation R, तो x यहां पर p और q है, इसको नेगेट कीजिए, क्या बना? नेगेशन p एंड नेगेशन q इंप्लाइज नेगेशन r। ये बना आपका सेकेंड इंप्लीकेशन। एक बार फिर ध्यान से देखने पर मालूम पड़ता है कि इंप्लीकेशन मार्क के राइट हैंड साइड में है और, तो क्या प्राप्त होंगे? 2 इंप्लीकेशंस। तो ये 2 इंप्लीकेशंस कौन से हुए जी? आर वैसे ही इंप्लीकेशन साइन की जगह आ गया एम्परसैंड, पी और क्यू की 2 इंप्लीकेशंस, नेगेशन पी इंप्लाइज क्यू, नेगेशन क्यू इंप्लाइज पी। तो ये आ गई इंप्लीकेशंस फॉर दिस टाइप। ओनली इफ विराट और रोहित हिट्स अ सेंचुरी, इंडिया विल विन द मैच। देखिए पहला, इंडिया वन द मैच मींस आइदर विराट और रोहित मस्ट हैव हिट अ सेंचुरी, दोनों में से कम एक ने तो सेंचुरी बनाई होगी। देखिए इंडिया वन द मैच एंड विराट डिड नॉट हिट अ सेंचुरी, और दोनों में से कम एक ने सेंचुरी बनाई है, देन रोहित हिट अ सेंचुरी। इंडिया वन द मैच एंड रोहित डिड नॉट हिट अ सेंचुरी मींस विराट हिट्स अ सेंचुरी। दूसरी मेन इंप्लीकेशन, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन आर। नाइदर विराट नॉर रोहित हिट्स अ सेंचुरी मींस इंडिया विल नॉट विन द मैच। तो ये इंप्लीकेशंस आपके सामने हैं। ओनली इफ की और टाइप्स देखें। ओनली विराट एंड रोहित, पी एंड क्यू हिट अ सेंचुरी, इंडिया विल विन द मैच। सो ओनली इफ पी एंड क्यू हैपेंस, देन आर विल फॉलो। तो पी एंड क्यू कंबाइन करके बना एक्स। शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए, वैसे तो बिना शॉर्ट फॉर्म के आपको करना आना चाहिए। ओनली इफ एक्स देन आर, फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो इसकी पहली इंप्लीकेशन हुई आर इंप्लाइज एक्स, सेकेंड इंप्लीकेशन नेगेशन एक्स इंप्लाइज नेगेशन आर। दोनों स्टेटमेंट्स देखते हैं जरा। आर इंप्लाइज ये रहा एक्स, पी एंड क्यू, एंड नेगेशन एक्स, भाई पी एंड क्यू का उल्टा क्या होगा? नेगेशन पी, और नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन आर। एक बार फिर ध्यान दें, और की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीकेशन साइन लेफ्ट हैंड साइड में है, तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू के बीच में क्या लगेंगे? 3 पॉसिबिलिटीज। तो दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। तो नेगेशन पी हुआ, नेगेशन क्यू नहीं हुआ, मतलब क्यू। नेगेशन क्यू का उल्टा क्यू, नेगेशन नेगेशन कैंसिल, नेगेशन क्यू एंड पी, negation P and negation Q, in each case our result should be negation R. चाहे तो पढ़ सकते हैं only if Virat and Rohit both hit a century, India will win the match. तो ये पहला देखें, India won the match means both Virat and Rohit must have hit a century. Either Virat or Rohit did not hit a century, मतलब दोनों में से एक ने सेंचुरी नहीं बनाई, बनानी तो दोनों ने थी,
लेकिन दोनों में से अगर एक ने भी सेंचुरी नहीं बनाई तो इट मींस इंडिया विल नॉट विन द मैच। यहां देखें, विराट डिड नॉट हिट अ सेंचुरी बट रोहित डिड। Rohit did not hit a century, but Virat did. Neither Virat nor Rohit hit a century. In each case, India will not win the match. Next question. Only if Bumrah takes 5 wickets, P, Virat or Rohit, Q or R, will hit a century. क्या फॉर्म बना चाहिए? Only if P, then Q or R. कंबाइन कीजिए Q और R को, क्या बन गया? X. So this becomes only if P, then X. First implication, X implies P. Second implication, negation P implies negation X. दोनों स्टेटमेंट्स को खोलते हैं। भाई X तो ये रहा, Q और R implies P, और सेकंड क्या आया? नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन X। Q और R की नेगेशन, नेगेशन Q एंड नेगेशन R। अभी भी देखिए और की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीकेशन साइन, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? 3 पॉसिबिलिटीज और जनरेट होंगी ताकि आपको 3 और सब इंप्लीकेशंस मिले। सो Q हैपेंस एंड R डज नॉट, R happens and Q does not. Both Q and R happen. Each case, your result will be P. तो इसे पढ़ सकते हैं। Only if Bumrah takes 5 wickets, Virat or Rohit will hit a century. So Virat or Rohit, at least one of them has hit a century, means Bumrah has taken 5 wickets. Here, Virat alone hits a century, Rohit does not. Rohit hits a century, Virat does not, और both Virat and Rohit hit a century. इनमें से कोई भी केस ले लें तो Bumrah will take 5 wickets. Next, Bumrah did not take 5 wickets, means neither Virat nor Rohit must have hit a century. क्योंकि दोनों में से एक ने भी सेंचुरी बनाई होती, और है ना यहाँ पे एटलीस्ट 1, तो Bumrah 5 wickets ले लेता। खैर जी, अपनी अपनी जिद है, इसमें Bumrah की भी अपनी जिद है। आगे देखें, ओनली इफ बुमराह टेक्स 5 wickets, फिर आ गया P, बोथ विराट एंड रोहित Q एंड R विल हिट अ सेंचुरी। फॉर्म ओनली इफ P, देन Q एंड R। शॉर्ट फॉर्म बनाइए, Q एंड R क्या बन गया? X रिड्यूस टू ओनली इफ P, देन X। फर्स्ट implication, X implies P. Next implication, negation P implies negation X. Opening both the statements, X क्या है? Q and R implies P, और negation P implies, इसका negation क्या होगा? X का negation of Q and R will be negation Q or negation R. Once again, or is on the राइट हैंड साइड ऑफ द इंप्लीकेशन मार्क, मतलब 2 इंप्लीकेशंस। कौन कौन सी? नेगेशन P तो ऐसे ही रखें, ठीक, एम्परसैंड लगाएं, और इन दोनों के बीच में अब 2 इंप्लीकेशंस लें। क्या बनेंगी? Q implies negation R, R implies negation Q। तो ये 2 हैं इंप्लीकेशंस नेगेशन Q और नेगेशन R की। क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव का नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा, तो इसे पढ़ सकते हैं। Q and R implies P. Virat and Rohit both hit a century, means Bumrah takes 5 wickets. Now Bumrah did not take 5 wickets, means either Virat or Rohit has not hit a century. इसे खोल लें। Bumrah did not take 5 wickets, but Virat hit a century, means रोहित डिड नॉट, क्योंकि दोनों को सेंचुरी बनाते तभी बुमराह 5 विकेट्स लेता, लेकिन बुमराह ने 5 विकेट्स नहीं लिए और विराट ने सेंचुरी बना दी है, तो इसका मतलब रोहित ने नहीं बनाई। बुमराह ने 5 विकेट्स नहीं लिए, मतलब बाकी दोनों में से कम एक ने तो सेंचुरी नहीं मारी, और हमें पता है रोहित ने सेंचुरी बनाई है, तो फिर पक्की बात विराट ने नहीं बनाई, क्योंकि अगर विराट ने भी बनाई होती तो बुमराह 5 विकेट्स ले लेता ना, अगर दोनों ने सेंचुरी बनाई है तो।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमने 4 कंपाउंड कनेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स लिए। वो कौन से थे? ओनली इफ P और Q then R, ओनली इफ P and Q then R, ये हो गए 2, एंड देन ओनली इफ P then Q और R, ओनली इफ P then Q and R। तो ये हो गए जी 3 और 4। तो इस तरह से इन अ नटशेल हमारे पास में 3 कनेक्टिव्स हैं, हर एक के लिए 4-4 एग्जाम्पल्स हैं या अलग अलग फॉर्म है 3 स्टेटमेंट वाली। तो कुल मिला के हमारे पास में 12 टाइप्स हो जाती हैं। कैसे? देखिए, इफ, अनलेस, ओनली इफ। अब इसको मैं पूरा का पूरा शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं। इफ, अनलेस, ओनली इफ P देन Q और R, या फिर देन Q एंड R। ये हो गए टोटल 6 फॉर्म्स। इफ के लिए 2, अनलेस के लिए 2, ओनली इफ के लिए 2, और इफ, अनलेस, ओनली इफ P और Q, या फिर P एंड Q देन R। ये भी हो गई 6 फॉर्म्स। तो 6 and 6 टोटल 12 फॉर्म्स आर देयर। हर एक टाइप के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है और इम्प्लीकेशंस कैसे निकालनी है वो आपको बताया है। अब उन इम्प्लीकेशंस पर सही तरीके से बैठती हुई कोई भी स्टेटमेंट आपको चॉइसेस में दी गई हो तो वो आपका आंसर है। जैसे कि हम हर एक इम्प्लीकेशन को पढ़ रहे थे और उससे हमें मालूम पड़ रहा था कि सही क्रम क्या है, सही सीक्वेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एंड ओनली इफ रोहित हिट्स अ सेंचुरी देन इंडिया विल विन द मैच। अब भाई आपको इफ भी दिख रहा है और ओनली इफ भी दिख रहा है, जबकि ये है रोहित हिट्स अ सेंचुरी P और ये क्या है Q। तो ये फॉर्मेट क्या है बेसिकली? इफ एंड ओनली इफ P हैपेंस देन Q फॉलोज। अब इफ भी आ रहा है, ओनली इफ भी आ रहा है, तो भाई इफ के इंप्लीकेशन क्या थे? P इंप्लाइज Q, और ओनली इफ के क्या थे? Q इंप्लाइज P। दोनों काम करेंगे जी, इफ की इंप्लीकेशंस भी लगेंगी और ओनली इफ की इंप्लीकेशंस भी लगेंगी। सो यहां पर क्या बन गया? ये P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, दोनों तरह से। और दूसरा, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। ये देखिए, ये नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q ओनली इफ की इंप्लीकेशन है, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P इफ की इंप्लीकेशन है। तो रोहित ने सेंचुरी बनाई, इंडिया वन द मैच मीन्स रोहित हिट अ सेंचुरी। रोहित डिड नॉट हिट अ सेंचुरी मीन्स इंडिया विल नॉट विन द मैच। इंडिया डिड नॉट विन द मैच मीन्स रोहित डिड नॉट हिट अ सेंचुरी। अगला देखें, एक और टाइप, इफ विराट और रोहित हिट अ सेंचुरी P और Q, इंडिया विल विन द मैच R एंड रीच द फाइनल्स S। ये तो 4 स्टेटमेंट्स आ गई। तो ये फॉर्मेट बना, if P और Q happens then R and S will follow। अब देखिए जी, इतने टाइम से जो हम तरीका अपना रहे हैं वही काम करना है। P और Q बना X, R and S बना Y। So this statement has now got reduced to if X happens then Y follows। First implication, X implies Y। Second implication, negation Y implies negation X। Let's open each one of them। X implies Y, ये रहा X। P और Q implies ये रहा Y, R and S। See, at least one out of Virat or Rohit has hit a century, means India will win the match and it will reach the finals। Second, negation Y implies negation X। negation Y, R and S का negation क्या होगा? उल्टा क्या होगा? negation R और negation S implies negation X। negation X क्या होगा? P और Q का उल्टा, negation P and negation Q। भाई दोनों में ही देख सकते हैं आप कि और जो है वो implication साइन के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो दोनों मेन इंप्लीकेशंस की 3-3
सब इम्प्लीकेशंस आएंगी। सो पी और क्यू क्या बना, या तो पी होगा या फिर क्यू होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल हैपन। सो पी हैपेंस एंड क्यू डजंट, क्यू हैपेंस एंड पी डजंट, बोथ पी एंड क्यू हैपन, रिजल्ट विल बी आर एंड एस। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में भी तीन इम्प्लीकेशंस और मिलेंगी हमें, या तो आर नहीं होगा या फिर एस नहीं होगा, तब रिजल्ट आएगा कि दोनों पी और क्यू नहीं होंगे। तो यहां पर आर नहीं हुआ लेकिन एस हो गया, यहां पर एस नहीं हुआ और आर हो गया, और यहां दोनों नहीं हुए। ईच केस में रिजल्ट क्या है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, पी और क्यू दोनों नहीं हुए। तो इस तरह से भी अगर आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां भी दो वाक्यों के बीच में और है उन्हें कंबाइन करके एक्स बना दें, या एंड है तो कंबाइन करके वाई बना दें। इस तरह से यू जस्ट हैव टू रिड्यूस द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंगली आराम से और की पोजीशनिंग देखकर आप इम्प्लीकेशन निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफी बार आए हैं, पजल्स में भी और इंडिविजुअली भी, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, और खासकर बैंकिंग के एग्जाम के लिए आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सीसैट में भी ये क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो ध्यान रखें। चलिए जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो कि सीसैट 2016 में आया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वी शैल गो आइदर फॉर अ पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग। तो ये फॉर अ पिकनिक हुआ पी और ट्रैकिंग बना क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड फॉल्सीफाई। फॉल्सीफाई का मतलब क्या हुआ, नेगेशन। तो आइदर और का नेगेशन क्या होता है, नाइदर नॉर। दोनों काम नहीं करने हमने, वो कह रहा है कम से कम एक काम करो, इसका उल्टा क्या हुआ, हमें दोनों काम नहीं करना है। तो इसको फॉल्सीफाई किसमें करेंगे, वी डू नॉट गो आइदर फॉर पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग। हमें दोनों में से कम एक करना था, हमने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। तो चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आइदर ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। या तो ए और बी दोनों की एज सेम है और ए इज ओल्डर देन बी। तो इसको कंबाइन करके काम करते हैं, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ये ले लेते हैं। आइदर सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, सो सी इक्वल्स डी, और डी इज ओल्डर देन सी, डी इज ग्रेटर देन सी। इसे भी कंबाइन कर दें, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। नाउ बी इज ओल्डर देन सी, ये आपको दे रखा है कि बी इज ओल्डर देन सी। तो अब इसमें एक सिंपल सी इक्वेशन बना लेते हैं भाई, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ये तो हो गया, ये भी हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन सी। लेकिन यहां पर डी ग्रेटर देन इक्वल टू सी दे रखा है, तो वो जरा अलग लिखना पड़ेगा। और यहां पर डी और बी के बीच में कोई भी कंपैरिजन हमें दिया नहीं गया। अब डी सी से कितना भी बड़ा हो सकता है कि ए से भी बड़ा हो, बी से भी बड़ा हो सकता है कि बी से छोटा हो लेकिन सी से बड़ा हो। तो खैर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स। ए इज ओल्डर देन बी कह नहीं सकते, देखिए ये तो सेम एज के भी हो सकते हैं दोनों, तो ये तो गलत है। बी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, भाई बी और डी के बीच में तो देखिए यहां पर आप कोई कंपैरिजन ही नहीं दिया गया, तो ये भी गलत है। डी इज ओल्डर देन सी कह नहीं सकते, उनकी यहां पर दिया गया है सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो सी भी गया। ए इज ओल्डर देन सी, भाई ये तो है, अगर ए बी के बराबर भी है तो क्योंकि बी इज ग्रेटर देन सी, ए विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन सी, और ए इज ओल्डर देन सी। सो योर आंसर हियर इज चॉइस डी। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें कैसे इन कनेक्टिव्स का प्रयोग किया गया है। अ स्टूडेंट प्लानिंग हिज करिकुलम फॉर द सेमेस्टर मस्ट एनरोल इन 3 courses. The available courses fall into one of the 5 general areas: maths, English, social studies, science and fine arts. कौन कौन से? Maths, English, social studies, science and fine arts. Now the students must take courses from at least 2 different areas. कम से कम 2 different areas होने चाहिए. So greater than or equal to 2 areas. If a student takes an English course, he cannot take a fine arts course. So if he takes English,
ही कैन नॉट टेक फाइन आर्ट्स। इफ स्टेटमेंट आ गई ना, पहला तो ये हुआ। दूसरा, इफ ही इज टेकिंग फाइन आर्ट्स दैट मीन्स ही कैन नॉट टेक इंग्लिश, एंड इफ ही टेक्स फाइन आर्ट्स कोर्स ही कैन नॉट टेक इंग्लिश कोर्स। अब ये तो आ ही गया, फाइन आर्ट्स लिया तो इंग्लिश नहीं ले सकता, तो उल्टा सीधा एक बराबर। इफ ही टेक्स अ साइंस कोर्स ही मस्ट टेक अ मैथ्स कोर्स। चलिए, तो साइंस कोर्स लिया तो मैथ्स कोर्स लेना होगा, विच मीन्स मैथ्स कोर्स नहीं लिया तो साइंस कोर्स नहीं ले सकते। एंड इफ ही टेक्स मैथ्स कोर्स ही मस्ट टेक अ साइंस कोर्स। तो उल्टा सीधा एक बराबर है इसमें भी। मैथ्स कोर्स लिया तो साइंस कोर्स लेना होगा, साइंस कोर्स नहीं लिया इसका मतलब मैथ्स कोर्स नहीं ले सकता है। ही कैन टेक अ सोशल स्टडीज कोर्स ओनली इफ, देखिए ओनली इफ आ गया, ओनली इफ ही टेक्स अ फाइन आर्ट्स कोर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या बनी, ओनली इफ पी देन क्यू। तो पहली इंप्लीकेशन क्यू इंप्लाइज पी। ही कैन टेक अ सोशल स्टडीज कोर्स, सो ही कैन टेक अ सोशल स्टडीज कोर्स, उसने लिया तो दैट मीन्स टेक्स अ फाइन आर्ट्स कोर्स ऑल्सो। इसका उल्टा कीजिए, फाइन आर्ट्स कोर्स नहीं लिया तो इसका मतलब सोशल स्टडीज का कोर्स वो नहीं ले सकता। खैर जी, अब आपने ये इंटरप्रिटेशन कर दी, अरेंजमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएं और वहां ये जानकारी प्राप्त करें कि आपको करना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल शेड्यूल ऑफ कोर्सेस। देखिए, वन साइंस कोर्स है, भाई साइंस है तो मैथ्स तो लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये आ गया ना इसमें, यहां पे तो इंग्लिश है और फाइन आर्ट्स है, मैथ्स है ही नहीं। मैथ्स कहां गया, क्योंकि अगर साइंस लेगा तो मैथ्स तो लेना था, ये कंडीशन दी हुई है। अब सेकंड में देखते हैं, मैथ्स है और साइंस है, तो ठीक है मैथ्स के साथ साइंस तो लेना था। और सोशल स्टडीज, अब सोशल स्टडीज के लिए यहां पर देखिए क्या दिया गया है, अगर सोशल स्टडीज लेगा तो फाइन आर्ट्स तो लेना पड़ेगा, लेकिन फाइन आर्ट्स तो यहां पर है नहीं, तो इसका मतलब सेकेंड इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्टेबल शेड्यूल ऑफ कोर्सेस। वन मैथ्स कोर्स, सोशल स्टडीज एंड वन फाइन आर्ट्स। भाई मैथ्स अगर ले रहा है तो साइंस तो मस्ट है, ये दिया गया है ना आपको। इफ ही टेक्स मैथ्स कोर्स ही मस्ट टेक अ साइंस कोर्स, साइंस कोर्स तो है ही नहीं इसमें, 3 भी गया। फोर्थ, इंग्लिश, सोशल स्टडीज एंड फाइन आर्ट्स। भाई यहां पर देखिए दिया गया है कि अगर इंग्लिश कोर्स लिया तो फाइन आर्ट्स नहीं ले सकता, देखिए तो इसीलिए गड़बड़ होगी, बिकॉज इंग्लिश कैन नॉट गो विद फाइन आर्ट्स। वन मैथ्स कोर्स, साइंस कोर्स एंड फाइन आर्ट्स कोर्स। भाई मैथ्स और साइंस तो बराबर है, और फाइन आर्ट्स अगर है तो इंग्लिश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। यहाँ मैथ्स है, यहाँ साइंस है और ये फाइन आर्ट्स है, इंग्लिश तो है नहीं। और दूसरा, यहाँ पर ये बताया है कि सोशल स्टडीज अगर है तो फाइन आर्ट्स होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर फाइन आर्ट्स है तो सोशल स्टडीज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो 5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, चॉइस 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाती है, क्योंकि इसमें आपको करेक्ट अरेंजमेंट मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ गलती हो, कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेबल शेड्यूल। 2 मैथ्स एंड 1 साइंस, परफेक्ट है भाई, क्योंकि ये सही है इसलिए हमारा आंसर नहीं है। 2 साइंस एंड 1 इंग्लिश, गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि अगर साइंस लिया है तो मैथ्स तो लेना होगा, तो यहां पर मैथ्स तो लिया ही नहीं गया, तो क्योंकि ये गलत है इसीलिए ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट में देखें तो 2 सोशल स्टडीज एंड 1 फाइन आर्ट्स, एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि सोशल स्टडीज आप देख रहे हैं यहां पर अलॉन्ग विद फाइन आर्ट्स, अगर सोशल स्टडीज है तो फाइन आर्ट्स होना चाहिए, तो ये क्योंकि ये सही है इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। 1 सोशल स्टडीज एंड 2 फाइन आर्ट्स, ये भी सही है इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। ऑल आर एक्सेप्टेबल, गलत, क्योंकि सेकेंड में जो दिया गया है 2 साइंस कोर्सेज एंड 1 इंग्लिश कोर्स, इसमें मैथ्स एब्सेंट है, इसीलिए ऑल आर एक्सेप्टेबल भी गलत हो गया। चॉइस 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज व्हेन टेकन विद 1 कोर्स इन सोशल स्टडीज इज एन एक्सेप्टेबल शेड्यूल। देखिए सोशल स्टडीज तो अब हमें यहां पर दिया गया है, अगर सोशल स्टडीज है तो फाइन आर्ट्स जरूर होगा, तो यहां पर तो मैथ्स और साइंस बोल रहा है वो,
हमें तो फाइन आर्ट्स चाहिए, यहां पर फाइन आर्ट्स है ही नहीं। 1 कोर्स इन फाइन आर्ट्स, ठीक है, एंड 1 कोर्स इन इंग्लिश, ये तो हो ही नहीं सकता हूं कि इंग्लिश और फाइन आर्ट्स दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये गलत हो गया। 2 कोर्सेज इन फाइन आर्ट्स, दिस इज एक्सेप्टेबल, सोशल स्टडीज और फाइन आर्ट्स कैन बी टेकन टुगेदर। 2 कोर्स इन मैथ्स, ये तो गलत हो गया क्योंकि मैथ्स जो है वो तो साइंस के साथ लेना था। 2 कोर्सेज इन इंग्लिश, नहीं भाई, फाइन आर्ट्स तो होना ही चाहिए था, 5 भी रॉन्ग, तो चॉइस 3 is the correct answer. Next, if the student wishes to take a course in maths and a course in English, then he must select his third course in the area of science. मैथ्स है तो साइंस तो आएगा ही आएगा, पक्की बात, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। Next question, which of the following pairs of courses cannot be combined in an acceptable schedule? Cannot be, देख लें ध्यान से क्वेश्चन क्या चाह रहा है आपसे। मैथ्स एंड फाइन आर्ट्स इन एन एक्सेप्टेबल शेड्यूल, इसको कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैथ्स आ गया, साइंस आ गया और फाइन आर्ट्स आ गया, बिल्कुल सही है ये। अब क्योंकि ये सही है इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। साइंस एंड फाइन आर्ट्स, बिल्कुल, फिर भी यही बात हो गई, मैथ्स, साइंस, फाइन आर्ट्स, ये भी सही है इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। कोर्स इन मैथ्स एंड अ कोर्स इन इंग्लिश, बिल्कुल सही है, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, ये भी हो सकता है इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। अ कोर्स इन सोशल स्टडीज एंड अ कोर्स इन साइंस, अब देखिए सोशल स्टडीज है तो फाइन आर्ट्स तो होगा ही होगा, और अगर साइंस है तो फिर मैथ्स भी होगा, ये भी पॉसिबल है इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। अ कोर्स इन सोशल स्टडीज एंड अ कोर्स इन इंग्लिश, देखिए सोशल स्टडीज है तो फाइन आर्ट्स जरूर होगा, और इंग्लिश साथ में है, ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि इंग्लिश और फाइन आर्ट्स ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। अगर इंग्लिश है तो फाइन आर्ट्स नहीं होगा, फाइन आर्ट्स है तो इंग्लिश नहीं होगा, तो यहां गड़बड़ हो गई, इसलिए ये वाला पेयर ऑफ कोर्सेज जो है वो हमारा नहीं बनता है। तो चॉइस 5 इज द करेक्ट आंसर। इफ द स्टूडेंट विश टू टेक अ कोर्स इन साइंस, then which of the following pairs of courses would complete an acceptable schedule? भाई साइंस है तो पक्की बात मैथ्स तो आएगा ही आएगा, तो 2 मैथ्स कोर्सेज सही है बिल्कुल। 2 साइंस कोर्सेज तो नहीं हो सकता है, देखिए एटलीस्ट 2 डिफरेंट कोर्सेज होने चाहिए। 2 इंग्लिश कोर्सेज नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटल कोर्सेज जो एनरोल करने हैं वो तो 3 करने हैं उसने, तो ये तो बात ही नहीं बनेगी। तो 2 इंग्लिश कर दिया अगर उसने साइंस के साथ में, तो मैथ्स कहाँ जाएगा, तो ये भी नहीं जमेगा। 1 साइंस एंड 1 इंग्लिश, भाई मैथ्स भी तो चाहिए। 1 मैथ्स एंड 1 सोशल स्टडीज, अरे सोशल स्टडीज करोगे तो फाइन आर्ट्स भी तो चाहिए होगा, तो इवन दिस इज रॉन्ग, ओनली चॉइस 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेप्टेबल शेड्यूल कैन नॉट इंक्लूड 2 कोर्सेज इन। चलो इसका एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। 2 इंग्लिश के आगे मान लेते हैं 2 फाइन आर्ट्स, 2 मैथ्स, 2 साइंस, 2 सोशल स्टडीज, इंग्लिश के साथ नहीं फाइन आर्ट्स, ये तो पहले हटा देते हैं। तो क्या इंग्लिश में 2 कोर्सेज आ सकते हैं? देखिए इंग्लिश में अगर 2 कोर्सेज हमने डाले तो तीसरा कोर्स कौन सा होगा? फाइन आर्ट्स तो हो नहीं सकता, देखिए क्योंकि इंग्लिश फाइन आर्ट्स के साथ जाता नहीं है। मैथ्स हो नहीं सकता क्योंकि फिर साइंस लेना पड़ेगा, इसी तरह से साइंस हो नहीं सकता क्योंकि मैथ्स लेना पड़ेगा। तो सोशल स्टडीज, अब सोशल स्टडीज अगर है तो फाइन आर्ट्स लेना पड़ेगा, लेकिन फाइन आर्ट्स जो है वो इंग्लिश के साथ जाता नहीं है, तो ये बात पक्की हो गई कि इंग्लिश में हम 2 कोर्सेज नहीं ले सकते। अब देखिए ना, फाइन आर्ट्स में आप इंग्लिश तो नहीं ले सकते, लेकिन फाइन आर्ट्स के 2 कोर्स आप सोशल स्टडीज के साथ ले सकते हो। अब 2 मैथ्स के कोर्स जो हैं आप साइंस के साथ ले सकते हो, 2 साइंस के कोर्स आप मैथ्स के साथ ले सकते हैं, 2 सोशल स्टडीज के कोर्स आप फाइन आर्ट्स के साथ ले सकते हैं। लेकिन यहां अगर 2 इंग्लिश के कोर्स ले लिया तो तीसरा कोर्स लेना मुश्किल है, तो चॉइस 1 हेयर इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ एग्जाम्पल्स थे लॉजिकल कनेक्टिव्स के, जो कि बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत क्वेश्चंस में दिखाई पड़ते हैं, सीसैट, बैंकिंग में, पजल्स में,
नेगेशंस पे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे काफी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वनडे के जिसमें कि लॉजिकल कनेक्टिव्स का प्रयोग होता है। तो प्लीज रिवाइज करें आज की क्लास और प्रैक्टिस करें तीनों कनेक्टिव्स की, उनके इम्प्लीकेशंस की, उनकी नेगेशंस की, कंपाउंड कनेक्टिव्स जो हमने 12 डिस्कस किए हैं, और इन पे क्वेश्चंस बनाने का प्रयत्न करें। अगली क्लास में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।